Good evening, everyone. How are you all? Am I audible? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया एमओ साजिद करके. हु आर यू? मैं आपको अभी रिमूव कर रही हूँ मीटिंग से. आपका जो भी ऑफिशियल नेम है आप उससे ही ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज हम आपको ज्वाइन नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं करवा सकते. अपना जो ऑफिशियल नेम है उससे आप एंटर करो क्लास में. अभी मैं आपको रिमूव कर रही हूँ. Good evening, everyone. So, this is your seventh module that is on the topic of functions of banks. तो प्रीवियस हमने मॉड्यूल में बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था. अ, जो आरबीआई है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी किया था. अनदर टाइप ऑफ बैंकिंग जो भी इंडिया में अभी चल रही है उसके बारे में स्टडी किया था. एंड जो आज का आपका सेशन है दैट इज ऑल्सो ऑन बैंक टॉपिक, लेकिन यहाँ पे आज हम सिर्फ फंक्शंस, केस स्टडी और सम प्रैक्टिकल जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो करेंगे इसमें. ठीक है, कुछ चैलेंजेस जो क्या बैंकिंग सेक्टर्स फेस करते हैं तो उसके बारे में ओवरऑल व्यू करेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा होगा ये थेरेटिकल, लेकिन एक्टिविटी जो है वो सारी प्रैक्टिकल होगी बाद में. ठीक है, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी. तो हम पहले 45 मिनट्स में 50 मिनट्स में हम कवर कर लेंगे सारा थेरेटिकल. आफ्टर दैट हम केस स्टडीज एंड हमारा जो प्रैक्टिकल चीजें एक्टिविटी है वो हम करेंगे. और आपकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है आज वाली,
तो मैं आगे आपको कंफर्म कर दूंगी, लेकिन आपने इसी सेशन के बीच में मुझे कंप्लीट करके एंड देन करके दिखानी है कंप्लीट। एक्टिविटी जो होती है वो उसी सेशन में कंप्लीट करो तो बेटर ही है। ठीक है, देन आपको जो वीकली टास्क है वो आपको एंड ऑफ द वीक में डिफाइन कर दिया जाएगा। होप सो कि सबने लास्ट वीक का टास्क सबमिट कर दिया है। टेक्स्ट बॉक्स में रिप्लाई करो। लास्ट वीक का जो भी आपका टास्क था, वीकली टास्क जो था वो आपने शेयर कर दिया है। बाय। मैम कहाँ मैम सबमिट कहाँ करना है सबमिट इसकी करना है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको टास्क रिसीव हो गया था ग्रुप में? यस मैम। यस मैम। ओके, सो आई विल इन्फॉर्म यू आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन। ठीक है, आपको कहाँ शेयर करना है तो सबका प्रिपेयर ही होगा ना ऑलमोस्ट। आपको सैटरडे बोला था तो आज आपका मैं बता दूंगी, देन वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन टुडे सेशन, दैट इज फंक्शन ऑफ बैंक्स। नाउ वेरियस टाइप ऑफ बैंक्स एंड फंक्शंस जो भी होते हैं सेम सेम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक, मैं आपको अगर ओवरऑल फंक्शन बताऊं बैंक्स के तो सिमिलर ही होते हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैं एचडीएफसी बैंक की लेके चल रही हूँ। ठीक है, जिसके फंक्शंस के थ्रू हम चीजें कर सकते, फंक्शंस के थ्रू हम बाकी के बैंक की फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले अगर किसी को प्रीवियस किसी भी सेशन में कोई डाउट है तो आप पहले वो क्लियर कर सकते हो। सो नो डाउट, किसी का भी कोई डाउट नहीं है प्रीवियस सेशन में? सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एचडीएफसी बैंक की एक एग्जांपल लेके आपका फंक्शनिंग समझाऊंगी। जो बाकी बैंकिंग की जो फंक्शनिंग है वो सिमिलर ही है, इससे थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है लेकिन बाकी चीजें सिमिलर ही होती हैं। ठीक है, as you know HDFC Bank is one of the largest private sector bank,
तो वहाँ पे बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली सॉफ्टवेयर, अदर जो प्रोसेस है, ठीक है, जो भी उनकी फंक्शनिंग होती है बहुत सिस्टमेटिक वे से होती है। कोर बिजनेस सिस्टम क्या है एचडीएफसी का? बेसिकली उनका जो कोर सोल्यूशन है डे टू डे बैंकिंग वर्किंग के लिए, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारे कस्टमर को मैनेज करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, डिपॉजिट, लोन, अदर पेमेंट प्रोसेस के लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। डेली बेसिस की फंक्शनिंग तो यही होगी ना, डिपॉजिट, लोन, ठीक है। तो ये बेसिक वर्किंग है उनकी। तो ये वाले जो अ, उनकी कोर बैंकिंग सिस्टम है वो इन्फोसिस से इंस्पायर्ड है। तो उनके तरीके से वो सिस्टमेटिकली चीजें करते हैं। एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? फर्स्टली देखो, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी सेक्टर में चले जाएं कस्टमर को ही हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से बैंक भी कस्टमर को ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, देन हमें बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं इन फ्यूचर रिलेटेड टू मैनी थिंग्स, लाइक क्रेडिट कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड के लिए, कुछ भी चीज के लिए नई पॉलिसी आई है मैम, ये ले लो, एफडी करवा लो, इंश्योरेंस के लिए, सो मैनी थिंग्स। तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कस्टमर को ज्यादा एनहेंस करे, ठीक है। लोन से रिलेटेड आपको कॉल्स आती रहती हैं, बहुत सारी ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर्स होते हैं जो कॉल्स करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, सीआरएम एक्टिविटीज होती हैं। सीआरएम एक्टिविटीज बहुत सारे वे से हो सकती है, ठीक है। इट कुड बी पॉसिबल कि वो ऑनलाइन भी हो और ऑफलाइन भी हो, ठीक है। अभी ऑफलाइन पहले होती थी, घर पे आते थे कई बार इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने, ठीक है। बहुत सारी पुरानी ऐसी पॉलिसीज हैं जो मैन्युअली घर पे आके चीजें फॉर्म वगैरह फिल करके होती थी, बट नाउ सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो ऑनलाइन हो गई है सर्विसेज। बैंकिंग सेक्टर इतना ज़्यादा ब्रॉड और इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि हर चीज़ हमें ऑनलाइन पता चल रही है। नेट बैंकिंग सर्विसेज एंड अदर जो हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की एप्लीकेशंस हैं, वो डे बाय डे यूज करके बैंकिंग सेक्टर को और स्मूथ, बैंकिंग सर्विसेज को और स्मूथ बना रही है, जो भी बैंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। हमें अब ई कैश की नीड होती है रेदर देन हमें कैश नहीं चाहिए होता, ठीक है। डिजिटल कैश चाहिए होता है, हर जगह पे वही ही यूज हो रहा है, ठीक है। मैनेजिंग सेल्स पाइपलाइन, सेल्स पाइपलाइन का क्या मतलब होता है? पाइपलाइन मींस सेल का प्रोसेस क्या होता है। अभी बैंकिंग सेक्टर भी तो हमें सर्विसेज सेल कर रहा है ना, प्रोडक्ट नहीं कर रहा लेकिन सर्विस तो सेल कर रहा है। दैट मीन्स कि फर्स्ट टू लेके लास्ट स्टेप तक बैंकिंग का क्या प्रोसेस रहता है, दैट इज सेल्स पाइपलाइन। फॉर एग्जाम्पल, बैंक अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई एम्प्लॉई है बैंक में लगा हुआ है, एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉई, उसने इंश्योरेंस बेचनी है, देन उसका 1 2 3 4 5 स्टेप क्या होगा? सबसे पहले वो कस्टमर को इंटरेक्ट करेगा बाय कॉल्स, अगर वो इंटरेस्ट देगा देन उससे शेयर करेगा बेनिफिट क्या है इसके, क्या इसके एक्चुअल में ओवरऑल इसका क्या व्यू पॉइंट है, रिपोर्ट्स कौन कौन सी इसकी डिटेल है, कैसे फंक्शनिंग करेगा, मेच्योरिटी पीरियड, अबाउट देयर इंटरेस्ट रेट, एवरीथिंग जो भी उसका होगा वो उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। देन जो भी उसका एनुअली पे करना है पेमेंट, वो उसको एक्सप्लेन करेगा। आफ्टर दैट कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ वेरिफिकेशन, एंड देन उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दैट इज अ सेल्स पाइपलाइन, आपका कैसे फर्स्ट टू लास्ट स्टेप तक जाती है। ट्रैकिंग इंटरेक्शंस भी ऐसे होती है, सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर्स अपने जो उनके कस्टमर्स ही होते हैं वो उनको ही सबसे पहले अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ ही एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वो बाहर चीजें सर्च करते हैं अगर उनके कस्टमर्स इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज हाउ बैंक्स मेक अ रिलेशन विद देयर कस्टमर। रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, लॉन्गेटिविटी के लिए वो रिटेन्ड रहें, आपकी सर्विसेज लेते रहें। सर्विसेज लेते रहेंगे चाहे वो सेविंग डिपॉजिट कर रहे हैं सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट्स में, तो वो आपके लिए एक बैंक के लिए ही इनकम बन जाती है जब उसको एज अ लोन इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक बैंक को चलाने के लिए उसकी जो फंडिंग सिस्टम को स्मूथ रखने के लिए सीआरएम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है।
एंड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, ये सारी चीजें स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हर बैंक में ही है। नेट बैंकिंग हर पर्सन यूज करता है। आपको आपकी बैंक की स्टेटमेंट्स, क्या आपके फंड्स ट्रांसफर होते हैं, बिल पेमेंट्स कैसी होती हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेज कैसे होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी डिजिटलाइज वे से मैनेज करता है। लोन मैनेजमेंट सिस्टम, लोन मैनेजमेंट जो है वो फाइन वन का है, HDFC का, जो वो लोन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, ओवरऑल लोन किस तरीके के हो सकते हैं? ठीक है, गोल्ड लोन होता है एंड एक होता है जो मनी ट्रांसफर करते हैं, कैश। ठीक है, दो तरीके के लोन ही होते हैं ना, तो उसको कैसे मैनेज करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गोल्ड लोन की HDFC सर्विस प्रोवाइड करता है, मैनेजर ऑफ द गोल्ड लोन डिपार्टमेंट इज अकाउंटेबल फॉर एवरी एक्टिविटी। क्या आता है कि अगर कोई गोल्ड लोन, फॉर एग्जांपल, उनको एक टारगेट बेस्ड जॉब होती है। पहली बात तो प्राइवेट बैंक सेक्टर में टारगेट बेस्ड जॉब होती है, उनको मंथली टारगेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने मंथली 5 CR की गोल्ड लोन बेचना है, देन उनको अपना टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उनको कमीशन वगैरह मिल जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन गोल्ड लोन भी अलग तरीके का आता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर्स को एक गोल्डस्मिथ के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है अच्छे, तो देन उनसे चेक करवाना, वेरीफाई करवाना। ठीक है, कैसे चीजें करनी है। बहुत सारे टाइप के लोन होते हैं। ठीक है, हाउस लोन होते हैं, स्टडी लोन्स होते हैं, हर हर की अलग अलग ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो उनके पैरामीटर्स होते हैं, जो कब बनाते हैं, वो अलग अलग ही होते हैं। तो हर बैंक इसे ही फॉलो करता है। रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस क्या आ जाती हैं? रिस्क मैनेजमेंट बहुत सारे, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में रिस्क पढ़े थे, किसी को याद है हमने कौन कौन से रिस्क पढ़े थे प्रीवियस सेशन में रिस्क मैनेजमेंट में? अभी आपसे डिस्कस करूंगी, आप टेस्ट करके मुझे बताओ कौन कौन से रिस्क स्टडी किए थे प्रीवियस। तो ये भी चीज लिख दो कि हमें याद नहीं है वो कौन से डिस्कस किए थे, लेकिन आई वांट योर फीडबैक। लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, एनीवन एल्स? ओके, सो मोस्टली सारे ही थे ना लास्ट वाले सेशन में, तो मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं सबके आ रहे हैं? सुदंत, जस्ट एक्सप्लेन अबाउट लिक्विडिटी रिस्क। हरी आप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विडिटी रिस्क? Ma'am, the risk that bank will not be able to pay its debt in the coming future related to the liquidity risk. Ma'am, liquidity risk is the risk which is related to bank that he will not be able to meet its financial obligations. वेरी गुड।
आई थिंक लास्ट सेशन में सारे ही थे। मोस्टली मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है। आई एम नॉट हेयर कि मैं यहाँ पे बायसनेस करूँ या चीजें करूँ, लेकिन मैंने जो एक बेसिक ऑब्जर्वेशन की है ड्यूरिंग लास्ट 6 सेशन कि कुछ ही ऐसे पर्सन है जो सिर्फ रिस्पॉन्स करते हैं, बोलते हैं, लेकिन बाकी नहीं बोलते। आई वॉन्ट टू नो द रीजन। ओके। मोहम्मद साजिद, what do you understand by market risk? मैम इज माय फर्स्ट क्लास। Oh, अभी 2 this दिन is your पहले ही first रजिस्ट्रेशन किया subscription. है। यस मैम। Sakshi, what do you understand by market risk? Hurry up, just reply. बहुत सारे मैंने ऐसे पर्सन देखे हैं जो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन वो अपना ऑडियो के थ्रू नहीं वो मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं अपना माइक ऑन करके। वाई? कि इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 26% है। आप अगर 26 के बीच में नहीं बोल सकते माइक ऑन करके, आप मैम मैम आई हाँ हैड जी, नॉट अटेंडेड यस्टरडे, मैं उस पिछली क्लास नहीं ले पाई थी। ओके, देन आप उसका रीजन बताओ मुझे जल्दी। बिकॉज अगर मैं किसी पर्सन को बाय नेम क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, उसके पीछे भी एक रीजन है। आई नो, मेरे को वो नाम टिप्स पे याद हो गए हैं जो बच्चे ऑलवेज रिप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे आस्था, प्रिया, नमन, रणवीर, मेरे को ये 4-5 पर्सन याद हैं क्योंकि ये रिप्लाई करते रहते हैं, ये एक्टिव रहते हैं सेशन में। ठीक है, उनके नहीं नाम याद हो रहे जो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। सुमित, Sumit, is this your first session? See, no reply. Ma'am, can I answer this? Yes, please. And market risk is related to the risk of losses in the market, which is arising from movement in prices of the market prices. Market price is like, Like the cost price of the products. okay, right. Yes, रणवीर, ओम, आप माइक को ऑन करके बोल सकते हो। प्लीज डोंट रेज Ma'am, योर हैंड। market risk is the risk of losses due to changes in market conditions such as interest rates, stock prices, or commodity prices, etc. वेरी गुड। Ma'am, एनीवन एल्स? यस, all that factors which are affecting the performance of financial market are known as to be as market risk. ओके, वेरी गुड। तो बेसिकली मार्केट रिस्क क्या है? जो हमारे एक्सटर्नल रिस्क होते हैं बैंकिंग सेक्टर के, जो उनसे भी एक्सटर्नल होते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल, दैट इज मार्केट रिस्क। ठीक है, तो सबने अपनी तरफ से जो बताया सब कुछ सही था।
सो रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस वाले टॉपिक के साथ हम प्रोसीड करते हैं कि बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट कैसे हैंडल करता है कोई भी बैंकिंग सेक्टर एंड कंप्लायंसेस मींस गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन जो किसी भी इंस्टीट्यूट को किसी भी सेक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, ऐसी कंप्लायंसेस हैं जो उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट ऑपरेशनल, मिटिगेटिंग वेरियस रिस्क, बहुत सारे रिस्क से इन्वॉल्व करके वो एक कंप्लायंस बनाई हुई है गवर्नमेंट ने जिसको फॉलो करना पड़ता है हर बैंकिंग सेक्टर को। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस फंक्शन, ठीक है। जो HDFC बैंक है वो SAS सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस के लिए यूज करता है। पेमेंट सिस्टम UPI के थ्रू करते हैं हम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। UPI के थ्रू हम HDFC की पेमेंट कर सकते हैं, रेगुलेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अलो किया हुआ है कि हम उससे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल डिवाइस के थ्रू, ठीक है, एज हम कर भी रहे हैं करंटली। देन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP, सैप सबने सुना हुआ है। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? इन केस अगर कोई भी इशू आता है देन आप माइक ऑन करके तभी मेरे को बता दियो कि मैम वॉइस का इशू आ रहा है। देन बैंक क्या यूज करते हैं, सैप या फिर ERP। सैप एक ERP काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज करते हैं HDFC बैंक। बहुत सारे सेक्टर्स, कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी सैप को यूज करती हैं। सैप बहुत तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू HR मैनेजमेंट, प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड, दैट इज परचेज से रिलेटेड, ठीक है, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड और भी बैंकिंग के ऑपरेशंस, डेली बेसिस ट्रांजैक्शंस एंड लोन स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें सैप में ऑलरेडी प्रोवाइड होती है। सैप के भी अलग अलग वर्जन डेवलप होते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें भी न्यू जो फॉर्मेशन होती रहती है। डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बेसिकली जब हम अपने रो डेटा को एक एक्शनेबल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ एक रो डेटा है, कि पर्टिकुलर किसी भी बैंकिंग सेक्टर में इतनी ट्रांजैक्शन होती है डेली बेसिस पे, हमारे पास डेली बेसिस की डिपॉजिट्स का रिकॉर्ड है, डेली बेसिस के लोन्स का रिकॉर्ड्स है, ये सारी चीजें हैं। तो हमारे पास एक रो डेटा है, ठीक है। उस डेटा से हम एक अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग बनाए तो हम ऑन एंड एवरेज अपना जो है डिपॉजिट एनुअली पहले मंथली कैलकुलेट करेंगे, देन मंथली टू हम एनुअली कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम मंथली रिपोर्टिंग को हम MIS भी बोलते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। हर डिपार्टमेंट की अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS बनती रहे मंथली, तो हमें वो ऑन एंड एवरेज हर चीजें क्लियर होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल लोन डिपार्टमेंट में हमारी MIS बनेगी, डेली बेसिस पे कितने लोन्स हमारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कितनी हम कैश कलेक्शन कर रहे हैं, EMI का क्या सिस्टम है, क्या यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं हो रहा, हमारी स्मूथ चल रही है। दैट इज ऑल अबाउट द MIS ऑफ लोन डिपार्टमेंट। ऐसे डिपॉजिट की अलग होगी एंड अदर जो HR होता है या फिर कैश मैनेजमेंट जो होते हैं उनका अलग अलग होता है। तो दैट इज डेटा एनालिटिक्स। उन सब डिपार्टमेंट्स का एक डेटा लेके उसको मर्ज करके एक पूरा कोर्स निकालना कि क्या हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ रही है बैंक की, ठीक है।
टोटल हमारे जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो कितने आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स कैसे आएंगे, जो आपको प्रॉफिट आ रहा है उसके बीच में से आपकी सारी एक्सपेंसेस और डिडक्शंस जो भी हैं उनको डिडक्ट करके, जो एक्सपेंसेस और अदर जो आपको लॉसेस हो रहे हैं उसको डिडक्ट करके आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो, आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। एचडीएफसी बैंक माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई यूज करता है सॉफ्टवेयर डेटा एनालिटिक्स के लिए, जिसमें रो डेटा पुट करके ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग हो जाती है, एक फॉर्मूलेज लग के पूरे प्रॉपर एक डेटा प्रिपेयर हो जाता है। देन एक अलग से डिपार्टमेंट भी होता है जो कि एक फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन पर ही वर्क करता है, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड किस चीज से होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से ही होगा ना। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी अगर लोन दे रही है, ठीक है, तो लोन इज अ एसेट, ठीक है, बैंक के लिए वो एसिड है, क्यों। यस आस्था। Nothing, ma'am. सो बैंक के लिए लोन एक एसिड है, वाई एसिड, क्योंकि उससे बैंक को अर्निंग हो रही है, अर्निंग ही हो रही है ना। अगर कोई बैंक फॉर एग्जांपल 1 लाख का लोन इशू कर रहा है, देन उससे वो इंटरेस्ट अलग से चार्ज करके वो प्रॉपर अपना जो कितना अर्न करेगा, उसमें जितना उसने लोन दिया वो तो अमाउंट वो लेगा ही फिक्स, लेकिन उससे ऊपर जो इंटरेस्ट रेट की अमाउंट ले रहा है दैट इज अर्निंग फॉर बैंक। दैट मीन्स कि वो एक एसिड है उसकी, जिससे वो इनकम जनरेट कर रहा है। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसिड क्या होगी कि अगर कोई पर्सन आपसे लोन ले लेता है तो वो आप उसको लोन को रिटर्न नहीं कर पा रहा, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसिड। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए नॉन परफॉर्मिंग जो एसिड्स होती है वही क्या होता है, वही फ्रॉड होता है, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, उसको रोकने के लिए अगर हो चुका है फ्रॉड, उसको कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या आ जाती हैं फ्रॉड डिटेक्शन प्रिवेंशन में। एंड यहाँ पे उन्होंने बात की हुई है फीको फैल्कन फ्रॉड मैनेजर, जो एचडीएफसी यूज करती है, ठीक है, इस पर्पस के लिए एक सॉफ्टवेयर है ये फीको, ठीक है, एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन के साथ है, फ्रॉड को डिटेक्ट प्रिवेंशन करता है, अगर कोई भी फ्रॉड रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स और एनी कमर्शियल कार्ड्स, डिजिटल कार्ड्स हो गए, ठीक है, कोई भी कार्ड हो गया, एटीएम हो गया, तो उससे रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड डिटेक्शन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये बैकअप इफ सॉफ्टवेयर लगा होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का एचडीएफसी अकाउंट होता है, कोई भी होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम एचडीएफसी की बात कर रहे हैं तो यू कैन रिलेट विद अनदर बैंक्स ऑल्सो, ठीक है, कि अगर हम एटीएम से पैसे विड्रॉ करवाते हैं ऑटोमेटिकली हमें मैसेज आ जाता है, आता है ना सबको मैसेज, वो एक बैकअप पे सॉफ्टवेयर लगा होता है। हमारे पास एक टेक्स्ट मैसेज भी आता है कि अगर वो आपने विड्रॉ नहीं करवाया देन आप जस्ट इन अ मिनट और सेकंड हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आप नहीं हो तो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पेटीएम से ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमें हमारे जो भी डिडक्ट हुआ है वो अमाउंट का मैसेज आ जाता है, ठीक है, सारी चीजें हो जाती हैं। किसी को हम पे कर रहे हैं उससे भी होता है, अगर किसी से रिसीव कर रहे हैं मनी तो भी हमें वो मैसेज आ जाता है। तो वो एक बैकअप पर सिस्टम ही लगा होता है जो फ्रॉड वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए यूज करती हैं बैंक सिस्टम। डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, ठीक है। पहले बैंक सिस्टम में क्या होता था, बहुत सारे मैनुअल चीजें होती थी। अगर आज भी हम गवर्नमेंट के कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे जाते हैं वहां पे ऑलराइट ये मैं सर के साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि ईआरपी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कैसे करना है, सारी वर्किंग, वो हम आपको एक सॉफ्टवेयर हमारे पास होगा, देन उसके
मतलब उससे रिलेटेड ही हम ये कर सकते हैं चीजें। अदरवाइज हम इंटरनेट में ये सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। लेकिन डेफिनेटली मैं सर से ये डिस्कस करूंगी, वो आपके लिए हम एक सेशन अरेंज करवा देंगे इससे रिलेटेड। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी करनी पड़ती है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑन रेगुलर बेसिस। कुछ भी अगर मैनुअल बेसिस पे होता है तो उसके गुम होने के चांसेस होते हैं। पहले मैनुअल बेसिस पे चीजें होती थी बैंकिंग सिस्टम में, लेकिन अब सॉफ्टवेयर भी सब कुछ ऑनलाइन होता है, हमारे पास डेटा जो सेव होता है। नाउ व्हाट इज चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन बैंकिंग सिस्टम? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऐसे ही नहीं चलता रहता, बहुत सारे चैलेंजेस बैंकिंग सिस्टम को फेस करने पड़ते हैं। वन ऑफ देम इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वही अगर लोन और एडवांसेस हम किसी को देते हैं, वो डिफॉल्ट कर देता है, ये एरियर अभी उन्होंने पे नहीं किए, दैट इज योर एनपीए। ठीक है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट व्हेन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज पीरियड इज 2 मंथ, 2 महीने तक अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कोई भी नहीं पे हुई। तो दैट इज एनपीए। अब एनपीए के जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं? फाइनेंशियल हेल्थ, बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, एंड क्रेडिट ग्रोथ भी कम हो जाती है। अगर बैंक के पास, जो बैंक ने पहले से क्रेडिट दिया हुआ है, लोगों को लोन्स प्रोवाइड किए हुए हैं, अगर वो रिटर्न ही नहीं आ रहे, बैंक की इनकम ही नहीं हो रही, देन बैंक आगे अपनी क्रेडिट जो ग्रोथ है वो कर ही नहीं सकता। किसी को और किसी को कोई और पर्सन बोरो नहीं कर सकता मनी, क्योंकि बैंक की जो फंडिंग है वो ही बंद हो रही है। ठीक है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जिन पर्सन ने बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हम सेविंग बैंक के थ्रू भी डिपॉजिट कर रहे हैं, किसी और कोई भी अगर सेविंग कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, देन हम इन्वेस्टर एक तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अगर हमें लग रहा है कि यार ये बैंक नहीं सही तरीके से चल रहा, इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल उसकी रेपुटेशन पे। रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगी। अगर वो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ही नहीं रिकवर कर पाए, तो बाकी की सारी जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लाइबिलिटीज होंगी, वो बैंक कैपेबल ही नहीं होगा उसको पे करने के लिए। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज इकोनॉमी स्लो डाउन। इकोनॉमी में जब स्लो डाउन आता है, उससे भी बैंकिंग सेक्टर इफेक्ट होते हैं, जैसे रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को रिलेट करती हूँ, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में ही होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉर्पोरेट सेक्टर अगर बहुत ही स्लो डाउन चल रहा है, तो कंपनीज बहुत लॉस में जा रही है। तो क्या कंपनीज बहुत लॉस में जा रही है, वो कैपेबल ही नहीं है कि वो इन्वेस्ट करें, फंडिंग जनरेट करें, तो वो लोन्स वगैरह ज्यादा नहीं लेगी। रियल एस्टेट में भी ऐसे ही होगा कि अगर बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस हो जाते हैं रियल एस्टेट के, तो पर्सन क्या करते हैं, वो ज्यादा रियल एस्टेट के की तरफ नहीं आते, वो इन्वेस्ट नहीं करते रियल एस्टेट में। ठीक है। अगर उसकी प्राइसिंग नॉर्मल चल रही हो, ज्यादा पर्सन इन्वेस्ट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बैंक के लोन के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें भी एक रीजन हो सकती है। पुअर क्रेडिट अप्रेजल, रिस्क असेसमेंट और ड्यू डिलिजेंस ड्यूरिंग द क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस। क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, दैट इज ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? जब कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी क्या कोई भी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उससे पहले वो सब कुछ आइडेंटिफाई करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, क्या यहाँ पे मेरे को रिस्क तो नहीं है,
ठीक है, वही रिस्क असेसमेंट काइंड ऑफ, कि कितना रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज ड्यू डिलिजेंस। क्रेडिट अप्रेजल, तभी क्रेडिट हम इशू करते हैं जब हम उसका जो रिस्क है उसको एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले, कितना हो सकता है। अगर किसी भी बैंक का सोर्स ही यही है कि वो लोन्स वगैरह बोरिंग से अपनी इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है जो आरबीआई डिसाइड करती है कि अगर बहुत ज्यादा कर दिया, सेविंग के ऊपर कर दिया, तो भी वो उस सेक्टर के लिए नॉन प्रॉफिट हो सकता है। विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है कि बोरर इंटेंशनली डिफॉल्टिंग ऑन लोन्स डिस्पाइट हैविंग अ कैपेसिटी टू पे। ठीक है, वो इंटेंशनली ही लॉस कर रहे हैं बैंक का, जबकि वो कैपेबल हैं लोन रिवर्स करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं लोन ले लेते हैं लेकिन बाद में वो पे नहीं करते, रिटर्न नहीं करते। रेगुलेटरी फॉरबेरेंस क्या होती है कि हम बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरीज टैक्सेशन से रिलेटेड या और सारी चीजें वो फॉलो अप नहीं कर पा रहे जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई। यस रणवीर। मैम कभी कभी जो न्यू गवर्नमेंट आती है वो पुराने लोन्स माफ कर देती है, तो मैम उसकी रिकवरी कैसे होती है? वैसे ये चीजें सबके साथ नहीं होती, लेकिन ये फार्मर्स के साथ हुआ था। देन वी कैन रिलेट कि गवर्नमेंट नहीं आती है, वो लोन सारे क्लियर कर देती है, तो उसकी रिकवरी देखो, उसकी रिकवरी भी फिर गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, तो उसकी रिकवरी भी गवर्नमेंट ही करती है। अगर वो प्राइवेट, वैसे तो वो जो लोन की रिकवरेबल होते हैं ना, वो ज्यादातर तो इस तरीके के बैंक में मिलते नहीं है, प्राइवेट सेक्टर। वो रूरल एरिया और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक एक स्पेशली ऐसे बैंक बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। ठीक है, पहले ही कम होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसे क्लियर कर देती है कि उनको अभी देने की नीड नहीं है, तो उस केस में गवर्नमेंट ही उसका, गवर्नमेंट का ही वो एक्सपेंडिचर होता है, वही वो बैंकिंग सेक्टर से क्लियर करती हैं चीजें। अनदर पॉइंट इज योर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर सिक्योरिटी? Ma'am, security against all the frauds that are taking place on internet. यस, जैसे अभी बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है डेटा डैमेज हो गया, ठीक है, यहाँ आपका डेटा चोरी हो गया, लीक हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, बहुत सारी ऐसे इंटरनल जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो लीक हो जाना, जो मार्केट में सबको पता लग जाना है। दैट इज ऑल्सो कि जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की, पर्टिकुलर बैंक की रेपुटेशन और उसके मार्केट की पोजीशन और सारे प्रॉफिटेबल जो भी उसके अर्निंग है उसको खराब कर सकती है। डेटा ब्रीचेस, डेटा लीक हो जाना, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाना, ऑपरेशनल डिस्टर्बेंस, बहुत सारी इंटरनल मैनेजमेंट में कुछ ऐसा डेटा कि हाँ कोई एक बैंक ऐसे वर्किंग कर रहा है, कोई नई स्कीम लॉन्च कर रहा है, ठीक है, वो अगर किसी और सेक्टर को पता चल गई, देन उन्होंने उससे पहले स्टार्ट कर ली सेम कुछ पॉलिसीज को फॉलो करना। ठीक है, वैसे नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी टर्म्स पॉलिसी सेम सेम सी होती हैं, थोड़ा सा फर्क ही होता है, लेकिन उसको सेम फॉलो करना, तो ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन हो जाती है, उससे रेपुटेशन बहुत डैमेज होती है। तो दैट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग टाइप ऑफ थ्रेट्स कौन से होते हैं? फिशिंग एंड सोशल, ये टाइप्स में आ जाते हैं मालवेयर एंड समवेयर, डीडोस अटैक्स एंड इनसाइडर थ्रेट्स। इनसाइडर थ्रेट्स एज क्लियर फ्रॉम द नेम, कि कोई भी एम्प्लॉइज या जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं।
ठीक है, कि अगर कोई अंदर ही एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है तो वही आपकी कर दे। फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि सोशल सोशल वेबसाइट्स पे कोई इंफॉर्मेशन लीक कर देना, ठीक है। ईमेल ईमेल से रिलेटेड सिक्योरिटी, आपकी जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो ईमेल के थ्रू लीक हो रही है। अकाउंट्स की सिक्योरिटी आ जाता है इसमें, ठीक है। अकाउंट्स हैक हो रहे हैं सब, कुछ ऐसे केसेस आते हैं ना जब पर्सन बोलते हैं कि हाँ मेरे तो इतने अकाउंट में बैलेंस निकल मतलब विड्रॉ हो गया है, ठीक है। फेक कॉल्स आती हैं पर्सन्स को कि आप अपना पिन कोड दे दो, ये दे दो, ये हम इस बैंक से बोल रहे हैं, तो ये सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं। मालवेयर एंड रैनसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर एंड मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइसेस, नेटवर्क्स, जो भी ऐसी चीजें होती हैं उनको उनका असेस लेने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। मतलब जो भी डेटा है वो उनका असेस कर लेते हैं, मनी है जो वो सारी विड्रॉ करवा लेते हैं। ऐसे ही डीरॉक्स अटैक भी होते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, अगर वो हम यूज करते हैं तो वहां पे फ्रॉड टाइप होते हैं। अब इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं? एनी डेस्क कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर मतलब कोई भी ऐसी एप्लीकेशन होती है ना, हम उनका यूज करते हैं, उनके बेनिफिट होते हैं, लेकिन अगर वो सही तरीके से उस पर्सन को यूज करना आता हो तो ही है, ठीक है। जैसे अगर राइट नाउ पेटीएम और गूगल पे, फोन पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उस पे भी बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन को इंटरनली बहुत पर्सन हैक कर लेते हैं, ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो मैंने ऐसे देखे हुए हैं, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरे खुद के साथ नहीं हुआ, लेकिन किसी मेरे नॉन के साथ ऐसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि उनको पता भी नहीं चला कि उन्होंने जस्ट एक फोन पे पेमेंट की थी, उसके बाद उनकी इतनी मनी डिडक्ट हो गई खुद पे खुद, जिसकी ना बैंक में किसी को इन्फॉर्मेशन गई ना ही उसको आई। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, एडवांस सिक्योरिटीज में ये जैसे फायरवॉल, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लगा सकते हैं। रेगुलर ऑडिट्स करते रहो, किसी तरीके की कोई गलत चीज तो नहीं हो रही, ठीक है। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग देते रहो, कैसे काम करना है साइबर, अगर उनको केस लगता है कि ये गलत है तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है। हमें भी अभी इन्फॉर्म करते हैं लोग कि अगर आपको इस तरीके के नंबर से कॉल आती है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर वाले, बैंक से भी मैसेज आते हैं, तो आप उस पर रिएक्ट मत करो। इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं कि अगर आपको फेक कॉल आ रही है रिस्पॉन्स मत करो, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, कि अगर आपको कुछ भी ऐसा कोई इशू आता है तो आप कैसे एड्रेस करते हो, उस पे आपका क्या एक्शन होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस में क्या आ जाता है आपका? बेसिकली जब आप गवर्नमेंट की जो कंप्लायंसेस है, रेगुलेटरीज हैं, और रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो करते, ठीक है। क्या क्या चैलेंज आते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस होती हैं, बाईपास कर देते हैं बैंक्स की, हम नहीं फॉलो करेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बहुत ज्यादा आती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज ऐसी करनी पड़ती है, तो बाईपास हो जाता है ये वाला रूल भी। ऑपरेशनल बर्डन होते हैं, ठीक है, कम बैंकिंग सेक्टर में बहुत टारगेट्स बेस्ड जॉब होती है, तो कोई इतना ध्यान नहीं देता रेगुलेटरी पे। रेपुटेशनल रिस्क होता है, फॉर एग्जांपल कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर्स अपना बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे जो अमाउंट्स हैं उसको हाइड करती हैं, ठीक है। तो वो रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ता है कि अगर कंपनी, अगर वो बैंक में किसी तरीके की लीगल प्रैक्टिस हो रही है तो उसको कैसे वो सही करेंगे, ठीक है। वो मार्केट में उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है इससे।
सो दैट्स इट फॉर थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद हम 2 केस स्टडीज हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप सो वो सबने स्टडी की होगी, लेकिन मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही था दोनों केस स्टडी को सेशन में इन्वॉल्व करने का, कि आपको थोड़ी बहुत ऐसे वो क्राइसिस है उनके बारे में भी पता चले। सबको पता होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। देन आप अपने ओपिनियंस दे सकते हो उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज यस बैंक क्राइसिस। किस किस को पता है इसके बारे में? नाउ रेज योर हैंड जिन्होंने ये केस स्टडी किया हुआ है। ओके, तो लेट्स डिस्कस। यस बैंक क्राइसिस इन 2020 में हुआ था, ठीक है। 2000 यस बैंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल है कि यस बैंक 2004 में एस्टेब्लिश हुआ था। वन ऑफ द इंडियन लीडिंग प्राइवेट बैंक सेक्टर में से था ये, ठीक है। इसकी जो लैंडिंग मनी लैंडिंग प्रैक्टिसेस थी वो बहुत एग्रेसिव थी, एंड companies like D1 Housing Finance Corporation, DHFL, and Infrastructure Leasing and Financial Services is a non-performing asset, ठीक है। राइज इन ये सब जो सेक्टर्स थे उनसे रिलेटेड थी ये, ठीक है। लेड टू सिग्निफिकेंट राइज इन, ये सारे जो बेसिकली जो यस बैंक की थी परफॉर्मेंस थी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो उसकी ज्यादा बढ़ने की वजह से क्राइसिस हो गए थे। 2019 में क्या हुआ था, यस बैंक ने बहुत ज्यादा लोन वगैरह इशू कर दिए, ठीक है, जिसकी वो रिकवरी नहीं कर पाया था, एंड और भी बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से क्राइसिस हुआ। इसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रॉपरली। In March 2020, Reserve Bank of India placed Yes Bank under a moratorium limiting withdraw. अभी 20 में क्या किया था, आरबीआई ने लिमिट लगा दी थी कि यस बैंक में विड्रॉ की लिमिट सिर्फ 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों लिया था ये एक्शन? क्योंकि बैंक कैपेबल ही नहीं था कि अपनी कैपिटल को रेज करे और अपने फंड्स को मैनेज करे, अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को मैनेज करे, ठीक है। So the bank share price plummeted and its founder Rana Kapoor was arrested for money laundering, ठीक है। बिजनेस मैन्स को हाई अमाउंट ऑफ लोन्स इशू करके, जबकि उनसे आप रिवर्स नहीं करवा पाए, रिटर्न नहीं हुए लोन्स, ठीक है, फिक्स अमाउंट्स भी नहीं हुई, तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली, क्या है, बैंक इतना कैपेबल ही नहीं रहा, ठीक है, अपनी फंडिंग को जो भी उनकी लायबिलिटी है वो कंप्लीट कर सके। आफ्टर दैट इसके लिए क्या सोल्यूशन किया, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम आरबीआई ने चलाई, ठीक है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, इस बैंक में इन्वेस्ट किया था। एसबीआई से 49% स्टेक एक्वायर्ड किया था यस बैंक ने, एंड बाकी जैसे आईसीआई और एचडीएफसी ने भी इन्वेस्ट किया था, ठीक है, यस बैंक की जो फंडिंग को स्मूथ करने के लिए। कैपिटल इन्फ्यूजन में क्या हुआ था कि यस बैंक ने एक प्लान रेज किया था, जिसमें वो इन रुपीज 6200 करोड़ उसने बाय फंडिंग 1100 करोड़ तक, ठीक है। उनकी जो 6200 थी कैपिटल, वो उन्होंने 6200 कैपिटल उन्होंने कर दी फ्रॉम 1100, उनकी कैपिटल रेज हो गई, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल टू इनर रुपीज 6200 सीआर फ्रॉम इनर रुपीज 1100 से 6200 हो गई। न्यू इक्विटी शेयर्स इशू किए उन्होंने, एंड एसबीआई ने इन्वेस्ट किया, अदर बैंक ने इन्वेस्ट किया, तो वो 27,150 सीआर तक पहुंच गए।
गवर्नेंस ओवरऑल में क्या था कि उन्होंने जो भी रेगुलेटरी की एक्टिविटीज, जो भी रूल्स रेगुलेशन थे, कंप्लायंसेस थे, उन सबको फॉलो किया, जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो किया। ठीक है, आरबीआई ने एक न्यू बोर्ड मेंबर एक कमेटी बनाई, ठीक है, जस्ट टू रीस्टोर देयर इन्वेस्टर्स, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए और एक रेपुटेशन को वापस लेके आने के लिए। उस टाइम में क्या हुआ था, आई रिमेम्बर कि वहां उस टाइम पे लोगों का भरोसा ही उठ गया था। बहुत लोग ये चीज के लिए रिग्रेट फील कर रहे थे कि हमने यस बैंक में इतनी सारी मनी डिपॉजिट की हुई है, देन हमें वो रिवर्स होगी भी या नहीं। देन आरबीआई ने कमेटी जब बनाई तो उन्होंने सबको कॉन्फिडेंस में लिया कि नहीं, आपकी मनी जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अराउंड 2-3 मंथ तक तो उनका पैसा मतलब नहीं मिला, उनको स्टक हो गया था, लेकिन आफ्टर दैट इसमें उन्होंने रिवर्स कर दी थी सबकी मनी। एंड अभी वो बैंक बहुत प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ठीक है, राइटिंग डाउन एटीआई बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स भी यस बैंक ने लिए थे। अभी जो यस बैंक है वो टायर 1 बॉन्ड सेक्टर में आ जाती है, बिकॉज वो 8,450 CR की वर्थ है उसके, जो उसके पास बॉन्ड्स है। ठीक है, तो इसी वजह से वो भी स्मूथली वर्क कर पा रही है। आउटकम एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में क्या आ जाता है कि स्टेबलाइज्ड हो गया यस बैंक, उसने डिपॉजिटर भी रिस्टोर कर लिए। ठीक है, कमेटी के थ्रू सारी चीजें मैनेज हो गई। बहुत सारे चैलेंजेस आए, ऐसा नहीं एकदम हो गया, लेकिन फंडिंग की वजह से सारी चीजें रिकवर भी हो गए, बैड लोन्स एंड बहुत सारी जो क्रेडिटेबल रिस्क थे वो भी उन्होंने सही कर लिए अपने। अभी क्या है कि जो लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा यस बैंक का, वो टोटली गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड होगा। बिकॉज जब क्राइसिस के टाइम पे उन्होंने रिकवरी इतनी मुश्किल से की थी, तो उसके बाद उनको बहुत ही चैलेंजेस आए, तो अभी उसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज्यादा ऑपरेशनल में स्मूथनेस चाहिए। अनदर केस हुआ था, डेट इज बैंक ऑफ बड़ौदा में एक फ्रॉड हुआ था। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के एक इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक में से एक बैंक है। ठीक है, बहुत सारे फ्रॉड इससे पता चले थे, इरेगुलरिटीज हो रही थी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इसी वजह से बैंकिंग जो ये बैंकिंग सेक्टर था बहुत डाउन में चला गया। फ्रॉड ओवर इनर $60 बिलियन इन्वॉल्व थे। ठीक है, फ्रॉड में जो वो हांगकांग सस्पिशियस रेमिटेंस टू हांगकांग को कर रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज हुआ था ना, तो वहां पे भेज रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में रिवील्ड हुआ कि सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, न्यू जो दिल्ली ब्रांच में ये फ्रॉड हुआ था, दिल्ली ब्रांच ने क्या किया था बीओबी की, कि उन्होंने रेगुलेटरी चेक्स जो बाईपास कर दिए। अभी फॉरेन एक्सचेंज करने के टाइम इतने रेगुलर, मतलब इतने चेक होते हैं ना, रेगुलेटरी चेक, मतलब इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अमाउंट ट्रांसफर करनी है, दैट इज नॉट अ लिटिल नेम, बहुत सारी बाईपास होते हैं। ठीक है, तो वो सारे बाईपास हो गए थे। बहुत सारे चेक्स होते, बहुत सारे रेगुलेशंस होती है, वो नहीं फॉलो कर रही थी सेक्टर, बीओबी नहीं फॉलो कर रहा था। ठीक है, ऐसे ही मनी एक्सचेंज हो रही थी। आफ्टर डेट जब पता चला कि सीनियर ऑफिशियल्स इसमें अप्रूव्ड हैं, उनके पास ऑथराइजेशन है, देन उनको उस चीज के लिए पनिशमेंट मिला था, जो उनपे जो भी एक्शन हुआ था। एंड कुछ सॉल्यूशन के लिए चीजें की थी, जैसे स्ट्रेंथिंग रिस्क मैनेजमेंट ने एक नई टीम बनाई, आरबीआई ने गाइडलाइंस दी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो भी फॉरेन एक्सचेंज के लिए रूल्स रेगुलेशन है, वो सिस्टम चलवाया, सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट करवाया। केवाईसी पॉलिसी फिर उन्होंने स्टार्ट करवाई थी। अभी हर बैंक में केवाईसी पॉलिसी है। ठीक है, नो योर कस्टमर पॉलिसी, आपका प्रॉपर बायोमेट्रिक होता है, तो केवाईसी पॉलिसी तब स्टार्ट हुई थी। ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी स्टाफ से, किसी भी तरीके की अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। रेगुलेटरी एक्शन लिए गए थे,
ठीक है, जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस से रिलेटेड रूल्स वो फॉलो किए गए थे। लीडरशिप चेंजेस, बहुत सारे पर्सन्स नए टीम को लेके आए जो लॉयल थी और जिनमें कॉन्फिडेंस भी था। ठीक है, अपने जो एक टीम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए न्यू सीईओ को लेके आए, नए एक्शन प्लान, ट्रांसबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पे वर्क किया। आउटकम एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में क्या है कि बीओबी रिकवर तो कर गया अपनी क्राइसिस से और रेपुटेशन भी उसने रीबिल्ड कर दी है, लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग और इम्प्रूवमेंट से ही ये चीजें सस्टेन रह सकती हैं। ठीक है, तो और फ्यूचर में किसी भी तरीके की क्राइसिस नहीं होंगे। सो दैट्स इट। अभी तक किसी को किसी टॉपिक में डाउट हुआ या कोई कुछ पूछना चाहता है वैसे जो हमने केस स्टडी की है उसके बारे में? सो किसी को कोई भी डाउट नहीं है? आपको मतलब या तो फिर सेशन इतना इजी होता है कि आपको डाउट नहीं होता, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपका डाउट नहीं होता, या फिर जनरल बेस पे आपका कोई डाउट नहीं होता? क्या रीजन है इसके पीछे? आस्था, टेल मी द रीजन। मैम आपने जो समझाया वो समझ आ गया मैम, बट एक पॉइंट है उसमें थोड़ा डाउट है मुझे। ओके, यस। मैम जो चैलेंजेस फेस्ड किया इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने, उसमें एक पॉइंट था नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। हाँ जी। मैम उसे प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसे लोन्स और कोई भी एडवांस हो गया, ठीक है, बैंक अगर किसी भी पर्सन को इशू करती है या फिर किसी फाइनेंशियल सेक्टर को इशू करती है, लेकिन वो उससे वो रिकवरी नहीं कर पाती, फेल हो जाती है रिकवरी करने के लिए, तो वो आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाती है। इन केस की वो रिकवर कर लेती है, ठीक है, हम जो बैंक है वो लोन रिकवर कर लेता है, उसको इंटरेस्ट भी रिकवर हो जाता है, दैट इज परफॉर्मिंग एसिड। वो एसिड अभी काम कर रही है, नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगी इन केस की वो आपको रिटर्न, जो मनी रिटर्न है वही बंद हो जाएगा उसका बनना, और इसका टाइम पीरियड 90 डेज होता है। ठीक है, 90 डेज तक आप कितनी रिकवरी कर चुके हो उसके। एनी अदर डाउट?
You can take screenshot of this slide also. So your task is related to comparative analysis of saving accounts in Indian banking system. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने फीचर्स, बेनिफिट, ड्रॉबैक्स देखने हैं सेविंग अकाउंट्स के डिफरेंट इंडियन बैंक्स के. स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करेंगे टास्क को. फर्स्ट इज योर सिलेक्ट बैंक फॉर कंपैरिजन. Here some name of bank I mentioned, State Bank of India, HDFC, ICICI, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank. ठीक है, यहाँ पे मैंने चूज करने को नहीं बोला आपको, यहाँ पे मैंने जस्ट ये बोला आपको सारे देखने पड़ेंगे. कंपैरेटिव एनालिसिस कब करोगे, एक बैंक को लेके नहीं ना करोगे. कंपैरेटिव एनालिसिस आप एक से ज्यादा बैंक को लेके करोगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने 5, ठीक है, 5 बैंक नेम डाले हैं, लेकिन आप और भी ले सकते हो. तो आपने ऐसे ही कोई भी 2 बैंक लेने हैं. ठीक है, 2 या 3 बैंक ले सकते हो जिनका आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है. यहाँ पे 5 है. मैंने ये सॉल्व भी की हुई है एक्टिविटी. ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं अपना सोल्यूशन दिखाऊंगी आपको. करना क्या है, ईच बैंक का डेटा कलेक्ट करना है. बेसिक सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट क्या है, उनके क्या इंटरेस्ट रेट है. देखो आप सेविंग बैंक अकाउंट को कैसे कंपैरिजन कर सकते हो. मैंने HDFC की वेबसाइट पे खोला उसका कि उसका क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है. मैंने कोटक महिंद्रा की बैंक पे खोला, उसका क्या है. फिर मैंने मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट कितनी है. यू कैन सिलेक्ट 2 ऑल्सो. यू कैन सिलेक्ट 2 और मैक्स टू मैक्स 3 का कंपैरिजन कर लो, 2 का कर लो. आई डोंट हैव एनी इशू. जो करना चाहता है वो 4 का भी कर ले. ठीक है, कोई इशू नहीं है. लेकिन कंपैरिजन अगर एक से ज्यादा आप चूज करोगे बैंकिंग में तो आप कर सकते हो. यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट्स हैं इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो आप 30 to 35 मिनट्स में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लोगे. क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने HDFC और कोटक महिंद्रा 2 बैंक चूज कर लिए, जिसने तीसरा भी करना है यू कैन चूज. ठीक है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप कितना करना चाहते हो. इंटरेस्ट रेट देखो दोनों के. सेविंग बैंक अकाउंट के क्या है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट क्या है. मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट क्या होता है, किसी भी बैंक में अगर सेविंग बैंक ओपन करवाना चाहते हो तो मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए. फी एंड चार्जेस कितने लगते हैं अगर हम मेंटेनेंस, ATM विड्रॉ वगैरह करवाते हैं, सब कुछ. फीचर्स और बेनिफिट क्या होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल डेबिट कार्ड, चेक वगैरह सब देते हैं, कैसे करते हैं. एंड कस्टमर सर्विसेज कितना, कस्टमर सपोर्ट क्या है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो इस स्लाइड का. ठीक है, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट. टास्क सबको समझ में आ गया. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो अभी. जिसको समझ में आ गया देन फटाफट कंपैरिजन टेबल बनाना स्टार्ट कर दो. क्रिएट अ कंपैरिजन टेबल. ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आपने क्लियर करनी है. आपने, मैं आपको एक प्रॉपर आइडिया देती हूँ. आपने एक टेबल बनाना है. ठीक है, जिसमें आपने वर्टिकली सारे ये जो मैंने कंडीशंस दी हुई है ना, जैसे इंटरेस्ट रेट, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, फी एंड चार्जेस, अदर फीचर्स, नेट बैंकिंग के अगर अलग अलग रखना चाहते हो. ठीक है, और कस्टमर सर्विस, ये सारे आपने वर्टिकली लिख लेने हैं और हॉरिजेंटली आपने नेम ऑफ द बैंक लिख लेना है, जो भी आप करना चाहते हो कंपैरिजन. देन दोनों की इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के कंपेयर करके जौन सा भी बेस्ट है वो आपने फाइनल बताना है. एंड आपने ये प्रॉपर एक पेज पर ये टेबल ड्रॉ करना है. ठीक है, राइट नाउ. और फिर आपने ये सबमिट कर देना है. ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी, आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि आपने ये वाली जो एक्टिविटी है वो कैसे सबमिट करनी है. टास्क सबको समझ में आ गया.
अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, अगर समझ में आ गया है देन आप स्टार्ट कर दो करना। एंड कोई इश्यू नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, कोई सेम सेम बैंक ले रहा है, उसने भी सेम ले ली है, मैंने भी सेम ले ली है, नो। जो आपकी एक्टिविटी क्या है सर्च करके प्रॉपर डिफरेंशिएट करना, मेरे को उससे मतलब है, मेरे को सेम बैंक से मतलब नहीं है। एंड यहाँ पे 17 पीपल है राइट नाउ इंक्लूडिंग मी ना, 16, बाकी सारे लेफ्ट करके एक्टिविटी टाइम लेफ्ट। नाइनटीन। तो मेरे को जितने भी पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट हैं उतनों के ही मेरे को रिप्लाई आने चाहिए, उनकी एक्टिविटी सबमिट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक मतलब आप ऐसा पूरा अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। नोटबुक पे ही ड्रॉ करना, ऐसे टेबल इंसर्ट कर लियो, ठीक है। एक एग्जाम्पल कि आपने फॉर्मेट कौन सा रखना है और सबका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। यहाँ पे आ जाएंगे आपके की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो आपने डिफरेंशिएट करने हैं। यहाँ पे मैंने HDFC बैंक ले लिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, SBI ले लिया, ICICI, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, थर्ड इज फी एंड चार्जेस। यहाँ पे अगर नेट बैंकिंग का अलग, ठीक है, जी पे, पेटीएम अगर अलग करना चाहते हो कोई इशू नहीं है, आपके आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे और भी कोई करना चाहते हो, एंड अदर स्पेसिफिक बेनिफिट्स जो किसी एक बैंक में है और नहीं है। देन HDFC का आपने यहाँ पे जो भी है, ठीक है, SBI का, ICI का, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपने इसी तरीके से ये फॉर्मेट बनाना है और इसी को ही आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। नाउ आपने टेबल बना लिया, अभी इसका डेटा कलेक्ट करके इसको कंप्लीट कर लो। Okay, all right. Naman, you can submit tomorrow onward. No issue. आपको यही मतलब आपको इसी क्लास सेशन में ये टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। ट्राई करो कि कंप्लीट हो जाए, देन आपको ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा तो आप सबमिट कर दियो फिर।
ठीक है, जस्ट एक पेपर पे ये टेबल ड्रॉ करना है, टास्क को, ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, जैसे स्मॉल एक्टिविटी। लेकिन इससे आपको कितनी नॉलेज गेन होगी ये आपको इस करते करते पता चल जाएगा। जो आज तक आपने कभी पहले नहीं सर्च की चीजें वो आप अब करोगे। सो टेक योर टाइम।
कनेक्टिविटी इशू नहीं, आपको भी सबमिट करने को मैंने बोला ही नहीं है। आपको मैंने सबमिट करने के लिए बोला ही नहीं है, जस्ट आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करो, चाहे आप नोटबुक पे पेंसिल से बना के करो, जैसे मैंने पीपीटी में बनाया ऐसे कर लो, एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट कर लो, एक्सेल में बना लो, नो इशू, आई जस्ट नीड अ टेबल एंड बट कनेक्टिविटी इशू से वो क्लास को भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी एक्टिविटी करो, तभी तो सेशन खत्म हो गया, चल रही है ना ग्रुप में से आप सबमिट करना कर देना। एंड कुछ ऐसे पर्सन है जिसको नमन ने बोला कि वो आज ही इज नॉट वेल टू सबमिट करेगी किसी Ma'am, your voice is breaking. अगर किसी भी अगर किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक इशू है, देन यू हैव टू मेंशन है, जैसे नमन ने किया, तो उसको ऑलराइट।
अगर सबकी एक्टिविटी परफॉर्म हो गई है देन आप लीव कर सकते हो, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे सबमिट कैसे करना है।